हेलो एवरीवन। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान, नागरिकता के संदर्भ में जो भी प्रावधान है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ दो तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और एक दो चार महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे फटाक से। ये चैप्टर उतना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन क्या है कि अभी 2024 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, 2019 का, वो पूरे देश में लागू हो चुका है। और साथ में ही एनआरसी का मुद्दा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मुद्दा, ये क्या है, करंट में हमेशा बना रहता है। इस वजह से हो सकता है कभी एग्जामिनर भूले भटके अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो हमको उसके लिए तैयार रहना है। वैसे भी 10-15 मिनट की क्लास रहेगी और ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और एक दो बार हम रीड कर लेंगे तो उसमें अपना काम हो जाना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान जो है इसका आपका, ठीक है, इसमें जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है वो आपका रहेगा यहाँ पर, कहाँ पर, भाग 3 में। कहाँ आएगा संवैधानिक प्रावधान? भाग 2 में। भाग 2 में है ना संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर के 11 तक, है ना। फिर हमारे यहाँ पर जो है वह है एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का, है ना। एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है ये हमने? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि यूएसए में तो क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है ना। वहां पर जो व्यक्ति होता है, जो वहां का नागरिक होता है, वो अमेरिका का भी नागरिक होता है और जिस राज्य में वो रहता है वहां का भी नागरिक होता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का यहाँ प्रावधान किया गया है हमारे देश में, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। ठीक, तो ये जो है तीन महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। संवैधानिक प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। कहाँ से ये प्रोविजन लिया है? तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए नागरिकता में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप जरा देखिएगा इसमें, ये जो अनुच्छेद है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर लेते हैं। दो तरीके से कौन कौन से? एक तो आपका अनुच्छेद 5 से 8 और एक अनुच्छेद 9 से 11। ठीक है, ये जो 5 से 8 अनुच्छेद है, ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के पूर्व की नागरिकता के प्रावधान करता है। मतलब जब हमारा संविधान कमेंसमेंट किया गया था, मतलब लागू किया गया था, उसके पूर्व जो नागरिकता के प्रावधान थे उसके बारे में है। और 9 से 11 जो है 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता के प्रावधान के संदर्भ में है। ठीक है, कि 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाना है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा, अनुच्छेद नंबर जो है आपका होगा कौन सा? 5। कौन सा है? अनुच्छेद है 5, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो होता है, आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जब संविधान कमेंस किया जा रहा था, ठीक है, उस समय जिन लोगों को भी नागरिकता प्राप्त हो गई थी जन्म के द्वारा, ठीक है, या जो भारत में ऑर्डिनरी रेसाइड कर रहे थे, मतलब जो भारत में रह रहे थे, उन सबको जब संविधान लागू हुआ तो ऑटोमेटिकली नागरिकता प्राप्त हो गई। क्लियर है बात? पहली बात तो ये हो गया, अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था और जो भी लोग भारत में रह गए थे, इसके लिए एक डेट है, डेट हमें याद रखना जरूरी नहीं है, तो उन सबको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। दूसरा है आपका अनुच्छेद 6। क्या है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 जो है वह है पाकिस्तान से भारत आने वाले। कौन? पाकिस्तान से भारत आने वाले। ठीक है, इसके लिए जो डेट डेट की जो डेडलाइन है वो है 14th ऑफ जुलाई 1949, 14 जुलाई 1949 को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा है कि देखिए क्या हुआ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, मतलब उसके कुछ दिन पहले से बंटवारा का काम शुरू हो रहा था, तो काफी सारे लोग तो ऐसा हुआ कि भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भारत आ गए। लेकिन अभी भी, अब देखिए बंटवारा हुआ तो एकदम से क्या है, शिफ्टिंग तो नहीं हो पाती, और उस समय देश की कंडीशन भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे कि आखिर वो क्या करें। जैसे इनमें से एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिंटो, है ना। उनका पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने, बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और पाकिस्तान में इवन उनको कैद भी करके रखा गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो काफ़ी जो है एग्रेसिव राइटिंग करते थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और विभाजन के सख्त खिलाफ भी रहे हैं वो। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस समय तक कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक, वो पाकिस्तान में ही रह गए। तो ऐसे लोग जब बाद में
जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, तो वो जब भारत आए, उनके नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, वो अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। ठीक है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत विभाजित हुआ, ठीक है? उसके बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, ठीक है? उनके नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में किए गए हैं, ठीक है? मतलब जिनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, कहाँ पर हो? अविभाजित भारत में हुआ हो, या जिनके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक जो है अविभाजित भारत में जन्म लिया हो, ठीक है? फिर है आपका क्या अनुच्छेद 7 आर्टिकल नंबर 7, वो लोग जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले थे। अब क्या हुआ जब विभाजन हुआ, विभाजन के समय ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनको पाकिस्तान देश रास नहीं आया। और भारत तो हमेशा से हम एक खुले देश और खुले विचारों के लोग रहे हैं, ठीक है? भारत देश का जो है प्रकृति या नेचर जो है हमेशा ऐसा रहा है कि उसने सभी को अपनाया है ना? तो जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है? अब वो लोग वापस आ रहे थे, फिर से जब वापस आ रहे थे, ठीक है? उनके लिए ये प्रावधान किया गया था कि जब भारत से जो पाकिस्तान चले गए और फिर जब वो वापस आए, तो उनके लिए डेट डिसाइड किया गया 1 मार्च 1947, है ना? उसके बाद जब वो भारत आ रहे थे, तो उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, ठीक है? तो ये हो गई दूसरी बात। देखिए, 6 और 7 में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 6 वाले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको रहना कहाँ है। ठीक है? सपोज़ करो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो उनकी जगह ज़मीन पाकिस्तान में थी, तो वो वहीं रह गए। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ रहना मुश्किल होगा, तब वो भारत आने का डिसाइड किए। लेकिन साथ वाले क्या था कि वो भारत जब भारत विभाजन हो रहा था, भारत का विभाजन हो रहा था, तब उनका जगह ज़मीन, घर सब कुछ भारत में था। लेकिन वो इसको छोड़ कर के पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर वापस आने लगे। ठीक? फिर है आपका क्या? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए है। किसके लिए है? जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है? तो इसको ज़रा समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है? वैसे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा ही, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा। ये ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ कर के, ठीक है? तो ये हो गया इसमें, है ना? तो इसका जो प्रोविज़न है, ठीक? ये हुआ और उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 9, है ना? आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 जो है दोस्तों, वो आपका प्रोविज़न करता है, अनुच्छेद 9 जो है, वह है नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में है? नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में, कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति कब और किन कंडीशन में हो जाएगी, ठीक है? और यहीं से भारत में एकल नागरिकता की पुष्टि होती है, ठीक है? मतलब कि भारत में सिंगल सिटीज़नशिप है, इस बात की पुष्टि अनुच्छेद 9 से होती है, ठीक है? तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, है ना? अप्रत्यक्ष रूप से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में किया गया है। फिर है आपका क्या अनुच्छेद 10, ये नागरिकता की समाप्ति वाला प्रावधान अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे-कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। फिर है क्या आपका अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में जो है वह नागरिक अधिकारों की निरंतरता के संदर्भ में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? नागरिक अधिकारों की निरंतरता के संदर्भ में प्रावधान है कि लोगों का जो नागरिकता का अधिकार है, ऐसे लोगों का जिनकी नागरिकता जो है उन्होंने प्राप्त किया है, वो निरंतर बना रहेगा, मतलब कंटीन्यूअस बना रहेगा जब तक संसद नियम, कानून में कोई परिवर्तन नहीं कर देता, ठीक है? और अनुच्छेद 11 जो है वह संबंधित है नागरिकता संबंधी संसद की शक्ति से। किससे किसकी शक्ति से? संसद की शक्ति से, विधि बनाने की शक्ति। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता के संदर्भ में, है ना? नागरिकता के संदर्भ में, सिटीजनशिप के संदर्भ में जो है, ठीक है? कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहेंगे सर पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, कोई नए नियम कानून बना सकती है। ये शक्ति जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। ये शक्ति केवल केंद्र के पास है, अर्थात पार्लियामेंट के पास है। इज़ दैट क्लियर? तो अनुच्छेद 11 बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इसमें जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का है, मेन यही एक कानून है, ठीक है? अगर हम मुख्य कानून की बात करें भारत में नागरिकता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कानून कौन सा है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप याद रखिएगा यही वो महत्वपूर्ण कानून है, ठीक है? इसी पर संशोधन पार्लियामेंट ने एक बार इस कानून को बना दिया है 1955 में, आगे आने वाली जो सरकारें हैं, वो इसी पर जो है संशोधन मतलब हेर-फेर, फेर-बदल जो है करती रहती हैं, ठीक है? तो मुख्य जो कानून है वो ये है। कौन-सा कानून? इस कानून का नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम। क्या नाम है इस कानून का? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955,
इस ईयर को आपको अच्छे से याद रखना है। यह लागू हुआ था 30 दिसंबर 1955 को। कब लागू हुआ था? 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ था। इसमें बताया गया है, इस कानून में ये बताया गया है कि भारत देश की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मतलब कोई पर्सन भारत का अगर नागरिक बनना चाहता है, तो वह भारत की नागरिकता जो है कैसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है? और भारत देश की नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी? ऐसे वो कौन-सी कंडीशंस है जिसकी वजह से उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है? एंड किया जा सकता है, ठीक? तो नागरिकता प्राप्ति के लिए एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप उसके लिए क्या-क्या साधन है ज़रा देखिए। पहला साधन तो ये है जिसकी वजह से हम सब नागरिक बने हैं, वो है जन्म से। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है, वह जन्म से नागरिक भारत का बन जाता है, बशर्ते माता-पिता में से कोई भी एक या तो दोनों भारत के नागरिक हों। क्लियर है बात? ऐसा नहीं है कि आपके हाँ, उसमें ये भी है कि अगर भारतीय टेरिटरी में आपका जन्म हुआ है, तो आप भारत के नागरिक माने जाएँगे, ठीक? दूसरे नंबर पर ये है वंशक्रम से। वंशक्रम का मतलब होता है बाय डिसेंट, ठीक है? तो कोई व्यक्ति वंशक्रम के माध्यम से बाय डिसेंट जो है भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा जो मेथड है वो है पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन। कैसे? बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है और अगर वो जिस भी देश में रह रहा है, वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ के जो भारत की जो एम्बेसी है, ठीक है? वहाँ पर जाएगा और एम्बेसी में जाकर के अपनी नागरिकता के लिए पंजीयन आवेदन देगा, ठीक है? और पंजीकरण करवाने के पश्चात सारी चीज़ें जाँच-पड़ताल करने के पश्चात जो है, ठीक है? और अगर वो व्यक्ति जो है लगातार भारत में रह रहा है 7 वर्ष से, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये हो गया क्या आपका पंजीकरण से। फिर एक है देशीकरण। देशीकरण का मतलब कहते हैं इसे बाय नेचुरलाइजेशन। क्या कहा जाता है? बाय नेचुरलाइजेशन देशीकरण। देशीकरण का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति कहीं किसी देश से आया और भारत में निवास करने लगा। अभी वो भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि नागरिक होने से उसको बहुत सारी सुविधाएँ मिलने लग जाएँगी, ठीक है? बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलने लग जाएगा। ठीक, मूल अधिकार के बहुत सारे प्रावधान के रास्ते उसके लिए खुल जाएँगे। सरकारी नौकरियों में वो भी जो है अनुच्छेद 16 का जो है दावा कर सकता है, ठीक? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देशीकरण में कोई व्यक्ति भारत आया और भारत में रहने लग गया। भारत में रहने लग गया और वो लगातार अगर 12 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो इसको कहते हैं देशीकरण। एक हो गया पंजीकरण, ठीक है? पंजीकरण में क्या है, कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष से अधिक जो है निवास कर रहा है, तब वह व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है वह भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। और एक है सम्मिलित क्षेत्र के द्वारा, ठीक है? बाय एक्वायरिंग दी टेरिटरी। सपोज़ कीजिए कल को हम पाकिस्तान को भारत में मिला लें, ठीक है? क्या है? कल को हम पाकिस्तान को भारत में मिला लें। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? पाकिस्तान के सभी नागरिक ऑटोमैटिकली भारत के नागरिक बन जाएँगे। या हम किसी और देश को भारत का क्षेत्र बना लें, तो उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग ऑटोमैटिकली जो हैं, वह क्या हो जाएँगे? भारत के नागरिक बन जाएँगे। तो ये नागरिकता प्राप्ति के जो है, वह आपके 5 तरीके हैं। कितने तरीके? 5 तरीके हैं। जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और सम्मिलित क्षेत्र से। ठीक है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी। ये सारे मेथड हो गए। नेक्स्ट है समाप्ति। अब नेक्स्ट जो मुद्दा आता है, वो ये आता है कि आपकी नागरिकता जो है कब समाप्त हो जाएगी। तो एक तो ये होगा कि जब आप अपनी नागरिकता का जो है वह स्वतः त्याग कर दें, मतलब खुद से ही नागरिकता छोड़ दें, है ना? आप लिखित पे या जो भी है, आप इस तरीके की उद्घोषणा कर दें कि अब मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। तो अगर आप अपनी नागरिकता स्वतः त्यागते हैं, तो आपकी नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। पहला हो गया। दूसरा है, ठीक है? दूसरा जो है आपका वो होगा क्या, वंचित होने पर। जब आपको जो है नागरिकता से जो है वंचित कर दिया जाए, बाय डेप्रिविएशन, ठीक है? बाय बाय डेप्राइवेशन। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको जो है, आपने भारत की जो नागरिकता है वो किसी गलत तरीके से प्राप्त किया है, मतलब अनुचित साधनों का प्रयोग करके भारत देश की नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है? तब आपको जो है भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं वंचित करने। फिर एक है पर्यावसान, इसको कहते हैं बाय टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी जब आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेते। मान लो आप भारत के नागरिक थे, आप ब्रिटेन गए और आपने ब्रिटेन की नागरिकता धारण कर ली, तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बात?
पूरे होशो-हवास में आपने ये निर्णय खुद से लिया है बिना किसी दबाव से। तो नागरिकता समाप्ति के 3 मेथड कौन-कौन से? स्वतः त्याग द्वारा, ठीक है? जब आप खुद से इसका जो है त्याग कर दें। दूसरे नंबर पर आपको जो है वंचित कर दिया जाए बाय डेप्राइवेशन। और तीसरा तरीका है पर्यावसान या टर्मिनेशन। टर्मिनेशन को आप इसको ऐसा कह सकते हैं, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता जो है आप तो इसको इसके लिए एक शब्द और यूज़ किया जाता है। वंचित होने पर तो ठीक है, वंचित करने पर इसके लिए तो यही शब्द है। पर्यावसान के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है। चलिए अभी याद आएगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? तो अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यही वो अधिनियम है दोस्तों जो बहुत विवाद का विषय रहा है। आप सब इस दौर के लोग हैं तो आप इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है? इसने नागरिकता प्राप्ति के ये जो देशीकरण वाला प्रोविजन है ना, ये वाला बाय नेचुरलाइजेशन वाला जो प्रोविजन है, इसमें संशोधन किया था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने नागरिकता प्राप्ति के जो देशीकरण वाला प्रोविजन था, देशीकरण वाला प्रोविजन क्या था कि कोई व्यक्ति जो बाहर से भारत में आया है और 12 साल से लगातार भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसी में ये संशोधन किया गया। इस संशोधन में ये कहा गया कि तीन देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान, इनको छोड़ करके बांग्लादेश, अफगानिस्तान व सॉरी इनको छोड़ करके नहीं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के ऐसे लोग, ठीक है? और 6 समुदाय के लोग, कितने समुदाय के लोग? 6 समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई व जैन। मतलब इसमें जो है मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ा गया, ठीक है? किसको छोड़ा गया? मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ा गया। इसका अपना कुछ तर्क भी था, ठीक है? 2014 तक जो लोग भारत में आ चुके हैं, ठीक है? जो लोग भारत में आ चुके हैं, इस 6 कम्युनिटी के लोग कहाँ से आ चुके हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान से। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 3 देशों में इन 6 समुदायों के साथ विभिन्न प्रकार की धार्मिक हिंसाएं की जाती हैं, ठीक है? क्योंकि भारत तो एक पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन ये जो देश हैं, ये इनका गठन ही धार्मिक आधार पर हुआ है। तो इस आधार पर सरकार के द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि इन धर्म के लोगों के लिए और कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जहां पर ये जाकर के सुरक्षित महसूस कर सके। तो इसलिए उन्होंने संशोधन करके ये प्रावधान किया कि इन 3 देशों से आने वाले ये 6 समुदाय के लोग, इन्हीं 3 देशों से, ठीक है ना? आने वाले इस सब 6 समुदाय के लोग अगर भारत में आके रहते हैं, 2014 तक आ गए हैं, उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उनको जो है नागरिकता दे दी जाएगी 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही। पहले देशीकरण में क्या प्रोविजन था? 12 वर्ष। लेकिन अभी क्या प्रोविजन कर दिया गया? 6 वर्ष। मतलब अगर वो लोग जो है 6 वर्ष तक भारत में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं, ठीक है? भारत में रहते हैं तो उन्हें जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। किन्हें? इन जो ये जो 6 समुदाय के लोग हैं, ये जो 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं, इन्हें, ठीक है? देखिए, इस देश से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अगर इनसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति आता है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति आता है, तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए तो ये 12 साल वाला जो प्रोविजन है, वही लागू होगा। लेकिन इन 6 समुदायों में के लोग आते हैं, तो उसके लिए ये प्रोविजन लागू हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रवासी भारतीय नागरिकता। क्या है? प्रवासी भारतीय नागरिकता। मतलब ऐसे लोग जो जिनके पास भारत देश की नागरिकता नहीं है, एनआरआई को छोड़ करके, ठीक है? तो उन लोगों के लिए, उनको नागरिकता देने के लिए, मतलब उनको जो है, उनको भारत के विकास में सहयोगी बनाने के लिए क्या किया गया था? 2000 में, सन 2000 में जो है, सॉरी 2002 में एक समिति बनाई गई थी जिनका नाम था एलएम सिंघवी समिति। क्या नाम था? एलएम सिंघवी समिति बनाई गई थी। इनको कहा गया कि ऐसे लोग जिनके जो या तो स्वयं या तो उनके माता पिता या तो उनके दादा परदादा कोई भी भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन बाद में वो जाकर के जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाकर के रहने लग गए हों और वहां की नागरिकता ले ली हो, उन सारे लोगों को जो है प्रवासी भारतीय कहा जाता है, ठीक है? नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, और इसमें नागरिकता के लिए प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है? मतलब उनको भारत की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन नागरिकता के जो कुछ लाभ होते हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए जो है 2005 में क्या शुरू किया गया? 2005 में शुरू किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। ओसीआई का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका कॉन्सेप्ट लाया गया। और ओसीआई को क्या क्या फायदा मिलता है? कब शुरुआत हुई ये सन याद रखना है आप लोगों को, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके पहले जो भारत के जो नागरिक, मतलब
भारत के जो पूर्व नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं लेकिन अब भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है? या ऐसे लोग जिनके दादा परदादा माता पिता कोई भी भारत का नागरिक रहा हो लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं और वहीं के नागरिक हैं, उनके लिए एक दूसरा सिस्टम चलता था जिसको कहा जाता था पीआईओ। ठीक है, क्या कहा जाता था? पीआईओज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कहा जाता था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी भी यही कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पीआईओज। ठीक, तो इनके लिए पहले योजना लागू की गई थी, फिर बाद में इन सबको मर्ज कर दिया गया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई, इसकी शुरुआत 2005 में हुई है। इसमें क्या फायदा मिलता है इनको? ये जो लोग होते हैं उन्हें क्या फायदा मिलता है? जो जिनके पास ये कार्ड होता है ना? इनको फायदा ये मिलता है कि आजीवन वीजा मुक्त जो है यात्रा ये भारत में कर सकते हैं। मतलब इनको भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी और देश में जाते हैं तो पहले आपको वहां का वीजा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। शैक्षणिक व सांस्कृतिक लाभ भी इनको प्रदान किए गए हैं, कुछ एजुकेशनल एंड कल्चरल जो है बेनिफिट भी प्रोवाइड किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि इन्हें किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार मतलब चुनाव लड़ने, वोट डालने, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम देने, पीएससी का एग्जाम देने, है ना, एसआई का एग्जाम देने, कांस्टेबल का एग्जाम देने, ये सब इनको राजनीतिक कोई किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये मतलब एक तरीके से समझो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ड्यूल सिटीजनशिप जैसा है। कैसा सिटीजनशिप है? ड्यूल सिटीजनशिप। लेकिन ये ड्यूल सिटीजनशिप में इसमें क्या है, ये जो व्यक्ति ए है इसके पास दो जगह की नागरिकता हो गई। एक जगह की कंप्लीट नागरिकता है जिस देश में वो रह रहा है, सपोज करो वो उसके पास यूएसए की नागरिकता है, यूएसए का। दूसरा उसको जो है इंडिया का जो है सिटीजनशिप मिल गया है, लेकिन 50% वाला सिटीजन, मतलब पूरे नागरिक अधिकार इसको प्राप्त नहीं हुए लेकिन 50% नागरिक अधिकार इसको दे दिए गए हैं। और भारत सरकार समय समय पर जो है इसमें परिवर्तन करके इन अधिकारों को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, ताकि जो लोग भारत छोड़ के चले गए थे उनके उनका जो अ, उनका जो ज्ञान है, उनका जो कौशल है, उसका लाभ भारत प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा और इवन आपको याद भी रखना है कि हम लोग जो है 9th ऑफ जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9th ऑफ जनवरी को हर साल। ठीक है, ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इसी दिन भारत आए थे, तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय नागरिकता के आधार पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक है जिनको कहा जाता है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय मतलब एनआरआई। ठीक है, इनको तो आप सब लोग इनसे परिचित होंगे। नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब ये होते भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत में कम रहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर समय जो है बाहर ही रहते हैं। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जो 365 दिन में से कितने में से 365 में दिन में से 180 दिन से ज्यादा, कितने 180 दिन से ज्यादा जो है भारत के बाहर रहता है, उनको नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है। क्लियर है बात? लेकिन इनको वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो नागरिकता तो इनके पास भारत की है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में इनको मतदान का भी अधिकार है, मतलब ये वोट भी डाल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नीट का एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दुबई में रह रहे हैं या सऊदी अरेबिया में हैं, जिनके पेरेंट्स वो वहां रह रहे हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, तो वो लोग भी एग्जाम देने आते हैं और उसमें रहता भी एनआरआईज को फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोविजन रहेगा। ठीक है, फिर आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हमने पढ़ा है 1955 का, उसको 11 मार्च 2024 से पूरे देश में प्रभावी बना दिया गया है। क्लियर है बात? फिर है नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 15 में, 2015 में, 2015 में और 2019 में, इतनी बार इसमें संशोधन किया गया है। तो नागरिकता के संदर्भ में ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास में जो हमारी हुई थी स्टेट्स इन इट्स टेरिटरी से रिलेटेड, है ना, उसमें एक पॉइंट बच गया था, उसको मैं यहाँ जस्ट अभी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उस क्लास के साथ इसको मिक्स करके जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें जो ये वाला प्रोविजन रह गया था, कुछ राज्यों को जो है विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष उपबंधित राज्य बनाया गया है। ठीक है, मतलब कुछ राज्यों के संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं उनकी परिस्थिति के अनुकूल, मतलब वहां पर कुछ ऐसी उस राज्य में कुछ ऐसी समस्या विद्यमान है जिस वजह से उस राज्य के या तो पूरे राज्य के लिए या उस राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया। क्या किया गया है? कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ठीक है, प्रोविजन किया गया है जिसके संदर्भ में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में, कहाँ पर? अनुच्छेद 371 में जो है प्रोविजन किया गया। ये सारे आपको याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, आपने अनुच्छेद 370 तो सुना ही है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, है ना, एंड लद्दाख, ये जो राज्य था, जब राज्य था तो उनको क्या है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के तहत, और 371 के तहत इनको छोड़ करके जो अन्य राज्य थे, तो इसमें कौन कौन है? सबसे पहले 371 में महाराष्ट्र व गुजरात है। कौन है? 371 में महाराष्ट्र व गुजरात है। पहला तो ये याद कर लो, महाराष्ट्र और गुजरात 371 में, ये दो तो याद ही रख लो ताकि एलिमिनेशन में काम आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उसी से लगा हुआ। और फिर उसके बाद में गुजरात में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी विशिष्ट परिस्थिति के कारण जो है पिछड़ गए हैं, जैसे जो कच्छ, रन ऑफ कच्छ वाला जो क्षेत्र है, तो उस पूरे एरिया को जो है कुछ उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। वहां गवर्नर को कुछ स्पेशल राइट होता है इस स्टेट के, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कुछ एक्शन लेने के लिए। इसके बाद में 371A, इसमें नागालैंड को विशेष प्रोविजन दिया गया है। बी में असम के लिए, सी में मणिपुर के लिए, डी में आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, ठीक है। एफ में सिक्किम के लिए, जी में मिजोरम के लिए, एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए और आई में गोवा के लिए। ठीक है, ए बी सी डी है ना, एफ जी एच आई, ये आपको याद में रखना है, याद रखना है। ठीक है, 300, ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश और आई में गोवा। ठीक है, तो ये इसको जो है, कोई इसके लिए कोई अगर ट्रिक रहेगा तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगा। कोई है तो, पर मुझे अभी याद नहीं है वो। ठीक, तो उसको मैं आपको बता दूंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।